नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 का टॉप मोस्ट वीपीआई सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस यही से आप लोगों को डायरेक्ट कल देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलते हैं, क्योंकि एसएसटी जो है एक बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें बारीकी से एक एक चैप्टर को जो पढ़ के जाएंगे वो एग्जाम में फोड़ के आएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष जो है समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो आप सभी को मालूम है फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 को जो है शुरू हुई थी। कब? 14 जुलाई 1789 को जो है शुरू हुई थी। ठीक है, अब आगे यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फ्रांस का जो एक मुद्रा था जिसका नाम था लिब्रे, वो किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1794 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्रांति हुआ था 1789 में, लेकिन इसका मुद्रा को जो है कब समाप्त कर दिया गया था लिब्रे को? 1794 में। याद रखिएगा इस डेट को। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट यानी श्रेणी में बटा हुआ था? 3 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। ठीक है, पहला याद रखिएगा, प्रथम 2 स्टेट जो है क्रमशः क्या था आपका? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। पहला जो स्टेट था वो क्या था? पादरी वर्ग। पहला स्टेट क्या था? पादरी वर्ग। दूसरा स्टेट क्या था आपका? कुलीन वर्ग, जिसमें राजा महाराजा लोग आ जाते थे। ठीक है, आप उनके अंदर में काम करने वाले। अब जो तीसरा स्टेट था जिसमें जनसाधारण लोग आते थे, जिसमें जनसाधारण जैसे बिजनेसमैन हो गया, वकील हो गया, किसान हो गया, सब किस में आता था? तीसरा स्टेट पे आता था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग जो नाम सुने होंगे नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपका किस युद्ध में वो हारे थे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में हारे थे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम क्या था? याद रखिएगा मार्सिले। और मार्सिले कौन लिखा था? कवि रॉजर दी टाइल। ठीक है, ये उनके द्वारा लिखा गया था। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को काफी अच्छे से करके जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन को आपको पूछा जा सकता है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए उसी से रिलेटेड आ गया, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा फटाफट आंसर दीजिएगा। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों होगी? तो देखिए फ्रांसीसी सरकार जो है करों में बाध्य क्यों हो गई थी? तो फ्रांस का शुरू से वो आलीशान जिंदगी जीने का आदत था राजाओं का। ठीक है, तो उस समय में क्या करते थे कि कहीं का भी युद्ध रहता था तो वो अपने आप को हीरो दिखाने के लिए उस युद्ध पे वो क्या कर जाते थे? कूद जाते थे, जिससे क्या होता था? अपने राज्य की काफी सारा संपत्ति जो है आपका युद्ध में खर्च हो जाता था। ठीक है, फिर उनका एक था पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो उन लोगों के शानो शौकत को दिखाता था, उसमें उसका मेंटेनेंस में काफी ज्यादा खर्च हो जाता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस जो है कर्ज में डूबा हुआ था, फिर भी वो क्या करता है? युद्ध में शामिल हो जाता है, जिससे वो क्या होता है? और भी ज्यादा कर्ज पे डूब जाता है। तो यही कारण रहता है, अब वो कर्ज को पूरा कैसे करेगा, राज्य को चलाएगा कैसे? तो लोगों को क्या करेगा? टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारा कारण था, उसमें क्या क्या ऑप्शन में दिया गया देखिए कि बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, बिल्कुल ये सही कारण था। ठीक है, फिर सेना का रखरखाव के लिए, क्योंकि ये युद्ध कहीं भी युद्ध होता था अपने आप को सुपर हीरो प्रूव करना चाहता था यहाँ के राजा, तो वो किसी भी युद्ध में क्या करते थे? आगे जो है उससे पंगा ले लेते थे। तो जो अपना सेना है उसके रखरखाव में काफी ज्यादा खर्च करते थे। और पैलेस ऑफ वर्साइल्स था, जिसको जो है राजा अपने दरबार और सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए भी उसको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। तो ये सभी कारण था जिसके लिए उन्हें क्या बुलाना पड़ा था? एक दिन मीटिंग भी बुलाना पड़ा था, है ना। तो इनमें से सभी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सब कारण था जिसकी वजह से क्या हुआ था? आपका टैक्स बढ़ाने को लेकर डिसीजन लिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन था? ठीक है, तो पूरी आबादी का लगभग 90% ही कौन था? किसान था। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहां पे याद रखिएगा, कभी भी पूछ दिया जाता है पादरी किस वर्ष से था? तो पादरी आपका फर्स्ट स्टेट से था। वकील, ठीक है, किसान या ये अमीर, ये लोग किस स्टेट से थे? ये सभी जो है तीसरे स्टेट से ही थे। लेकिन तीसरे स्टेट में सबसे ज्यादा अगर कहिएगा संख्या में कौन था? जनसंख्या में आपका कौन? किसान। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, इसमें देखिए किसी भी जगह में जब क्रांति होती है ना, तो क्रांति की चिंगारी को जो है आपका लोगों के अंदर जो है हौसला को औजाई करने के लिए कोई ना कोई लेखक, कोई ना कोई राइटर तो होता है। जैसे हमारे यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया था लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो वहां के जो फ्रांस का जो क्रांति चल रहा था,
तो वहां पे भी 3 जो है फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने अपना अपना थॉट्स दिया था। उसमें एक जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक जो है रचना किसके द्वारा किया गया था, उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पे बोलता द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या पूछता? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या टिक करते हैं? रूसो। अब द स्पिरिट ऑफ लॉज का जो है रचना किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, वहां के फिलोसोफर्स का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछा भी गया है। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहां पे जो 5 नंबर देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य था आपका सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट का जो शक्ति था वो अपना पूरा पावर जो दिखा देता था, तो वो पावर को क्या करना था? लिमिट करना था। यानी कह सकते हैं हम लोग राजतंत्र को खत्म करके आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लाने का इन लोगों का विचार था। ठीक है, तो यानी सम्राट की शक्ति को क्या करना? कम करना। बाकी जो ऑप्शन है वो सभी यहाँ पे गलत है। हर बार इनमें से सभी देखकर टिक मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया आगे देखिए, 6ठा नंबर, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांति सामाजिक सुधारों में से एक था? ठीक है, तो देखिए जैकोबिन जो है आपका, जैकोबिन एक टाइप का क्लब भी हुआ करता था, तो उनके जो शासन व्यवस्था था उसमें कौन सा सुधार में से एक था पूछा है। तो 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो दास प्रथा था उसको क्या करना? हटाने का जो है उन्होंने डिसीजन लिया था। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को जो है बराबर सम्मान और जगह मिले? तो कौन चाहते थे ऐसा? वहां के उदारवादी जो शासन व्यवस्था था वो चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? ये किनका सोच था? ऑफ कोर्स है, किसका सोच था? नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, जो आगे चल के जब है क्या बनते हैं? फ्रांस का सम्राट भी बनते रहे, और इनकी हार भी होती है। जब ये फ्रांस को जो है साम्राज्य को विस्तार करने की ओर जाते हैं तो अंततः एक बार इनकी हार भी होती है। किस लड़ाई में? वाटरलू के युद्ध में, जो कि कब हुआ था? 1815 में। वाटरलू की युद्ध कब हुई थी? 1815, जिसमें आपका नेपोलियन जो बोनापार्ट था उनकी हार होती है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, फिनलैंड, लताविया, लुथुनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से जो है किस राज्य के अंग थे? तो किस राज्य के अंग थे? 9 का बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, ये किस राज्य के अंग थे? रूस के। किसके? रूस के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो याद रखिएगा सोशलिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का जो है गठन किया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का नाम सुने ना, जिन्होंने दास कैपिटल लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 11, 1914 कौन सा डेट बात किया? 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की थे, और दूसरे खेमे में कौन कौन थे? तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। दूसरे खेमे में कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया देखिए, पूर्व देशांतर रेखा जो कि भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत की किस राज्य से होकर गुजरती है? हर देश का जो है अपना एक टाइम जोन होता है, हर देश का अपना क्या होता है? एक टाइम जोन होता है, और भारत का भी अपना एक टाइम जोन है, जहाँ का जो टाइम जोन है वो हर क्षेत्र के लागू होता है। तो भारत की जो प्रधान मानक यमोत्तर रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री। कितना डिग्री कहते हैं? 82.5 डिग्री। ठीक है, जो देशांतरीय रेखा आप देख रहे हैं ये क्या कहलाती है? हमारी प्रधान यमोत्तर रेखा, इसी को माना गया है। और इस देशांतरीय रेखा का जो टाइम जोन होगा वो पूरा इंडिया में फॉलो होगा। ये पूरा कहाँ होगा? पूरा इंडिया में फॉलो होगा। देखिए रसिया में भी टाइम जोन है इस तरह का देशांतर रेखा, लेकिन रसिया में कितना टाइम जोन है? 7 टाइम जोन है। अब भारत का टाइम जोन क्या है? एक ही है। भारत में कहीं पे आप जाइए, क्या घड़ी का टाइम आपको चेंज करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप रशिया जाइएगा तो रशिया में जो है आपका कितना बार घड़ी को चेंज करना पड़ेगा? अगर पूरा रशिया को घूम रहे हैं ना, तो आपको 7 जगह में 7 अलग अलग टाइम जोन फिक्स किया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश जाएंगे तो हमको घड़ी का क्या यही टाइम रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको वहां के बांग्लादेश जाइएगा तो बांग्लादेश का जो है अपना अलग टाइम जोन होता है। ठीक है,
तो उसके हिसाब से आपको घड़ी को वहां पे जाके आपको फिक्स करना होगा। हर देश जाइएगा आपको अपना घड़ी को टाइमिंग को अलग करना पड़ेगा। हर देश का अपना एक अलग मानक यमत्तर होता है, उसी तरह से भारत का भी अपना एक टाइम जोन है, ठीक है। तो भारत का जो प्रधान मानक यमत्तर है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए यहां हम जानते हैं हमारे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है आपका मिर्जापुर। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्या बोला गया है? 13 नंबर में बोला गया है पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो कौन सा सागर मिलाती है? याद रखिएगा 13 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर। कौन सा सागर? हिंद महासागर, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है ना, ये वाला जो पानी का एरिया देख रहे हैं जो एम के जैसा दिख रहा होगा नीचे, भारत के नीचे जो आपको सागरीय एरिया दिख रहा है ये है आपका हिंद महासागर। और ये क्या करती है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों, ये वाला रास्ता देख सकते हैं, ये पश्चिमी यूरोपीय देशों को जो है पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो याद रखिएगा ये जो हिंद महासागर है ये जो है मिलाने का काम करती है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया? अगर आप लोग चाहिएगा क्लास 10 में एक एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ाओ वो भी मैप के साथ, तो एकदम आप लोग का एसएसटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तय मानिए, टेंशन लेना ही नहीं है। कौन कौन बच्चे एसएसटी का तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल के साथ जुड़ के जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। जल्दी आप लोगों के लिए एसएसटी का क्लास अलग से मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में हो आपको दिक्कत नीचे कमेंट कीजिएगा। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ती है? तो देखिए उत्तर पश्चिम में बोला है। अब उत्तर पश्चिम में अगर भारत का मानचित्र बनाए, ठीक है, अब बन तो नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों के अनुमान के लिए बता रहे हैं। अब देखिए ये है आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। अब क्या बोला? उत्तर पश्चिम। क्या बोला है? उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ उत्तर पश्चिम बात किया, तो उत्तर पश्चिम, तो देखिए ये वाला उत्तर हो गया, ये वाला पश्चिम हो गया, यानी इधर वाला एरिया बात कर रहा है, ये वाला उत्तर पश्चिम वाला। तो इधर क्या है? पाकिस्तान है, और इधर क्या है? आपका अफगानिस्तान। इधर कौन सा देश है? एक पाकिस्तान है पड़ोसी में, और क्या है? अफगानिस्तान है, तो याद रखेगा। और इधर आपका क्या है? इधर आपका हो जाएगा चाइना भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है ना, इस तरफ में, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिनको दिशा मालूम होगा वो आसानी से जो है आंसर्स को खोज सकते हैं। तो पता चल चुका है इधर कौन कौन सा देश है पड़ोसी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 15 नंबर। सतलज सिंधु के बीच जो है स्थित हिमालय के भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जानते हैं? हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किन के नाम है? तो ये जो है पहाड़ियों के नाम है। क्या है? पहाड़ियों के नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो देखिए आपको तो मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी कहाँ से उद्गम है? गंगा नदी का उद्गम जो है आप सभी जानते हैं उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड के गोमुख से जो है गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी इधर से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इधर से जो है यहाँ पे तिब्बत के पास, किसके पास? तिब्बत के पास मानसरोवर झील से जो है आपका क्या निकल रही है? सिंधु नदी, ठीक है। और यहीं से जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है इधर की तरफ जा रही है। तो ये वाला पूरा एरिया जो है, ये जो डेल्टाई एरिया बन रहा है, ठीक है, ये बनाने में कौन मदद कर रहा है? इस एरिया में जलोढ़ मृदा का जो है पूरा अधिक अनुपात पाया जाता है। और इसमें किस नदियों के द्वारा ये बन रहा है? आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा है? किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक जो है उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो 18 का जो है आपका चाहे समृद्ध मृदा आवरण बोले, प्रचुर पानी की उपलब्धता बोले या अनुकूल जलवायु, तो ये सभी कारण है। तो इनमें से सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसरोवर झील, अभी जस्ट हमने बात किया, अभी जस्ट आप लोगों को समझाएं, क्या समझाए थे? आपका ब्रह्मपुत्र नदी और किसके बारे में? सिंधु नदी के बारे में, है ना। तो यहाँ देखिए ये है, ये एरिया पहले चीन, ये एरिया पहले स्वतंत्र हुआ करता था जिसको हम तिब्बत कहते थे, अभी किसके अंडर में आ चुका? चाइना। अब ये जो तिब्बत वाला एरिया है ना, इसी तिब्बत के पास एक झील है जिसका नाम है क्या? मानसरोवर।
और इसी मानसरोवर झील से जो है आपका क्यों निकलती है, सिंधु नदी, ठीक है, और यही के जो है पास से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी। तो याद रखिएगा मानसरोवर झील किस देश में स्थित है, तो तिब्बत में। किस में स्थित है, तिब्बत। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आगे क्या बोला है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है। तो किस नदी में, ये सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियों के रूप में आपस में मिलती है और एक बहुत बड़ा अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा क्या गया, कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है। तो 21 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का होगा डल। डल जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चिल्का झील कहां पे है, किस राज्य में चिल्का झील है, नीचे कमेंट कीजिएगा। सांबर झील जो है क्यों फेमस है, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। मीठे का पानी का झील किसे कहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते कितने सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है। तो झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है, जल विद्युत का उत्पादन में सहायक होता है, आसपास के क्षेत्र में जो है जलवायु की समस्या जो है सामान्य बनाती है, प्रकृति सुंदर और पर्यटन स्थान को भी जो आपको प्रभावित करता है, और इनमें से सभी। तो याद रखिएगा 22 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। झीलों के निर्माण से ये सभी जो है करेक्ट आंसर होगा। हम लोग जाते भी है ना तोपचाची का झील देखने के लिए, तोपचाची से कोई स्टूडेंट है नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके क्षेत्र में कौन सा झील है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, निम्न में से जो है शासन का एक ऐसा रूप कौन सा है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है, लोग करते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें जो शासन व्यवस्था का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। हम लोग अब्राहम लिंकन का परिभाषा पढ़ा है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 24 नंबर, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान बदल डाला गया, ठीक है। कौन था, नाम याद रखिएगा, परवेज मुशर्रफ। क्या नाम था, परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है 27 कि आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है का सबसे आम रूप है। तो 27 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को हर बार याद रखिएगा, हर बार सारा ऑप्शन सही हो ये बात सही नहीं है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत लिखा है, जनता द्वारा एक स्थान पर जमा होकर शासन संबंधी निर्णय लेना। क्या हर जगह में ऐसा संभव है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। हम लोग क्या डायरेक्ट जाके प्रधानमंत्री वहां पे खड़े हैं और हम लोग जाके प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। जैसे आप क्लास में अगर किसी को मॉनिटर चुनना है तो आप लोग मॉनिटर 3-4 इंसान को खड़ा कर दिया जाता है और उसमें बोला जाता है इसको कौन वोट दे रहे, तो आप लोग हाथ उठाते हैं, इसको कौन वोट दे रहे, तो जिसका ज्यादा सपोर्टर रहेगा तो वहीं पर डायरेक्ट क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। लेकिन क्या एक बड़े जो लोकतांत्रिक देश है ऐसा संभव है? नहीं है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर, मताधिकार के अधिकार को कुछ लोगों से छीन लेना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है भैया और वोटिंग राइट से छीन लेंगे, लोगों को वोट देने का अधिकार ही छीन लेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी इनमें से सभी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही क्या था, करेक्ट था। तो जब भी ऑल ऑफ दिस दे तो हर बार सही होगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस ट्रिक को जो है रील्स वगैरह में ही जो है और मोए में देख के जो है आप लोग पार कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऑल ऑफ दिस सही होगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्ष तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में है? देखिए 28 वर्ष तक, 1 वर्ष नहीं, 28 वर्ष तक। तो वो जेल किस द्वीप में है याद रखिएगा। 28 को जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रोवेन द्वीप। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में जो है क्या बदलाव शुरू किया था? तो वहां की सरकार ने भेदभाव वाले कानूनों को क्या कर लिया था, वापस लिया था। राजनीतिक दलों पर जो लगा प्रतिबंध को भी हटा लिया था और नेल्सन मंडेला को क्या किया था, जेल से आजाद भी कर दिया था। तो इसमें जो होगा इनमें से सभी होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से हर सारा ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो 30 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में जो है आपका संविधान का होना जरूरी होता है। संविधान का जो है निर्माण कब हुआ था? हमारे देश में जो संविधान है वो लागू कब हुआ था याद रखिएगा। क्या 26 लागू पूछ रहे हैं, बनकर तैयार हुआ था। संविधान हमारे देश में बनकर तैयार होता 26 नवंबर
1949 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 का। ये दोनों में डेट में अंतर याद रखेगा। जब बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए इस डेट में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और जब लागू हुआ था इस डेट में 26 जनवरी को, तो हर वर्ष हम लोग इसी दिन को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। याद रखिएगा दोनों डेट। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। 2 साल 11 महीना और 18 दिन जो है समय लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? 31, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली? जो अभी भी झेलती है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। यहाँ पे लोग जो है जब किसी का कोई दिक्कत होता है तो आप हॉस्पिटल में जाके नहीं पूछते हैं कि ब्लड चढ़ाना, ये खून किसका है, किस धर्म का है, किस जात का है। तब लोग जो है पहला किसको देखते हैं कि इंसान जिंदा बच जाए। ठीक है, उस समय में छुआछूत तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लोग जो है, अभी भी आज के समय में लोग क्या देखते हैं? जात पात धर्म के नाम में आपस में लड़ाई लड़ते हैं, और अगले जो है पार्टियां उसी के नाम पे क्या करती है? अपना रोटी सेकती है, और मूर्ख जनता क्या करती है? यही सब में लगे हुए अपना समय को पार करती है। तो धर्म के नाम पर कभी भी आपस में लड़ाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम सभी जो है एक ईश्वर की संतान है, और हम लोगों को कुछ विशेष उद्देश्य से भेजा गया है अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का, तो उसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो संविधान जो है प्रमुख रूप से क्या काम करता है भैया? तो आपका लोगों के बीच जो है भरोसा और सहयोग को विकसित करता है, क्योंकि सभी के लिए समान कानून होता है। सरकार के अधिकार की सीमा को तय करता है, और तीसरा क्या करता है? राज्य के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जो जितना तीनों ऑप्शन पढ़े वो सभी करेक्ट है, इनमें से सभी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं। पालमपुर के निकटतम जो बड़े गांव है उसका नाम क्या है? तो शाहपुर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित है? 75% लोग, और गैर कृषि पूछा जाए तो आपका 25% लोग। ठीक है, याद रखिएगा। और बरसात के मौसम में उगाए जाने वाला जो फसल पूछा जाता है तो याद रखिएगा खरीफ फसल, और आपका जाड़े के मौसम में यानी ठंड के दिनों में उगाए जाने वाला फसल क्या है? आपका रबी फसल। तो कौन सी रबी फसल है पूछा जाता है? तो गेहूं याद रखिएगा। बारिश के मौसम में उगाए जाने वाला फसल कौन है? ज्वार और बाजरा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कुछ पूछे जा सकता है। और पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? नलकूप। क्या याद रखिएगा? नलकूप जो है पालमपुर के मुख्य सिंचाई का स्रोत था। ठीक है, मदर डेयरी जो है कहां की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? दिल्ली का। यह भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी क्या है? तो ये उत्पादन के मुख्य कारक है, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोग कुछ क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्टोरी में, एक आप लोगों ने पढ़ा था मिश्री लाल के बारे में। किसके बारे में? मिश्री लाल के बारे में। तो मिश्री लाल के आय का मुख्य साधन क्या था? तो वो क्या करते थे? जो लाल गन्ना होता था उसको जो है निचोड़ करके वो गुड़ बनाने का काम करते थे, याद रखिएगा। और करीम बोल के एक इंसान था जिसका मुख्य पेशा क्या था? वो अपने गांव में जो है कंप्यूटर का एक केंद्र खोला हुआ था जहां लोगों को कंप्यूटर सिखाते थे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा क्या है? भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो भूमि मापने की इकाई 34 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेक्टेयर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? आपने अभी जस्ट पालमपुर वाला स्टोरी में भी पढ़ा है कि पालमपुर गांव में मुख्य उत्पादन की गतिविधि क्या है? खेती। तो यहाँ खेती जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो याद रखिएगा 36 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैर कृषि क्रियाएं हैं। क्या है? गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक विकास की दृष्टि से जो कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मानव पूंजी। अगर मानव पूंजी नहीं होगा तो मशीन भी बेकार होगा। ठीक है, और मशीन बनाने वाला भी कौन है? खुद मानव ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो कौन सा कारक? तो याद रखिएगा
38 का जो है आपका साक्षरता दर भी, लोगों का स्वास्थ्य भी और कौशल निर्माण, ये सभी होगा करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा है देख सकते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिला और पुरुषों के बीच का विभाजन हुआ रहता है, तो किसके आधार पर? आपका श्रम के आधार पर। ठीक है, जैसे अधिकतर अभी भी जो है गांव में देखिएगा, अगर कोई गांव की अगर नई जो है आती है शादी करके, तो उसको क्या कहा जाता है, वो घर के कामकाज में ही लगे रहे तो वही अच्छा है। ठीक है, अभी भी जो है क्या सोचा जाता है कुछ कुछ जगहों पे कि लड़कियां जो है बाहर काम नहीं कर सकती है, लड़के बाहर काम करेंगे, लड़कियां घर में ही काम करेगी। ठीक है, तो ये जो है श्रम के आधार पर जो है लड़के और लड़कियों में विभाजन अभी भी आज के समय में देखने को मिलता है, जो कि ये खत्म होना चाहिए। आज जो है जो देश विकसित हुआ उसको देखिएगा, लड़के भी काम करते हैं और लड़कियां भी काम करती है, तो दोनों का जो है अनुपात समान रहता है, इसलिए उस देश का इकोनॉमी जो होता है, अर्थव्यवस्था भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोगों में से ही जो है बहुत सारे लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, तो वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और देश की प्रगति में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, है ना। तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग तो अब बड़े हो ही रहे हैं, क्लास 10 में जाने वाले हैं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निरक्षर और अस्वस्थ। ठीक है, अगर निरक्षर होगा, जिसको पढ़ाई लिखाई का नॉलेज नहीं होगा और हमेशा बीमार रहता रहेगा, तो वो जो है क्या होगा, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, बोझ होगा, क्योंकि वो जो है कुछ क्वालिटी वाला काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो है सरकार के लिए क्या होगा, एक तरीका से अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, एक बोझ होगा। ठीक है, तो आपका बोझ पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन में से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल के साथ समझ के किया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस तरह से क्लास 10 में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दे और जरूर एक प्यारा सा फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।